Welcome to Aspire Ada. Assalamualaikum friends, JKSSB अकाउंट्स असिस्टेंट अकाउंटेंसी सीरीज़ का ये लेक्चर नंबर 7 है। इससे पहले लेक्चर नंबर 6 में हमने पढ़ा था जो हम लेजर अकाउंट्स बनाते हैं, जो हम एक बुक बनाते हैं जिसे लेजर कहते हैं, उस लेजर के अंदर जितने भी लेजर अकाउंट्स बनाते हैं इंक्लूडिंग कैश, फर्नीचर, रेंट, गुडविल, किसी पर्सन का अकाउंट, बैंक अकाउंट, जितने भी अकाउंट्स बनाते हैं, इन सारे अकाउंट्स का नेचर जो होता है वो गाइस सेम नहीं होता है। नेचर सेम ना होने की बिना पे हमने इस वजह से हमने इन लेजर अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करी थी। पहले हमने क्लासिफिकेशन करी थी पर्सनल, इम्पर्सनल, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, जिसे हम ट्रेडिशनल अप्रोच कहते थे, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन। वो हमने एक क्लासिफिकेशन की थी। दूसरी क्लासिफिकेशन हमने बताई थी गाइस मॉडर्न अप्रोच, मॉडर्न क्लासिफिकेशन, जिसमें हमने लेजर अकाउंट्स को 5 हेड्स में डिवाइड किया था। एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। अगर आपने इससे पहले वाला लेक्चर 6 नहीं देखा है तो गाइज आई रिकमेंड यू ये लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप प्रीवियस लेक्चर्स देखिए, ठीक है गाइज। चलिए, तो जो हमने लेजर अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करी थी, क्यों करी थी, आज आपको समझ आएगा क्या वजह थी लेजर अकाउंट्स को क्लासिफिकेशन करने की। आज का जो टॉपिक है जो हमने स्टार्ट करना है वो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग गाइज। आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे वो है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अब गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग क्या है? मेन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग आप ये समझ लीजिए कि जो हम डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग मेंटेन करते हैं, जो हम अकाउंट्स मेंटेन करते हैं, ये हम ऑन द बेसिस ऑफ डबल एंट्री सिस्टम मेंटेन करते हैं। इनके यहाँ पे जस्ट लाइक फाउंडेशन स्टोन्स का काम करते हैं गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। होली एंड सोली जो हमारा डबल एंट्री सिस्टम का अकाउंटिंग है वो सारा इन गोल्डन रूल्स के ऊपर डिपेंड है। ऑलमोस्ट आप जर्नल, आपका मतलब न्यूमेरिकल चैप्टर स्टार्ट होगा, इसके बाद फिर लेजर स्टार्ट होगा, फिर ट्रायल बैलेंस स्टार्ट होगा, फिर प्रॉफिट एंड लॉस, ट्रेडिंग अकाउंट, बैलेंस शीट, सारे के सारे जितने भी हमने चैप्टर्स पढ़ने हैं सारे चैप्टर्स इन गोल्डन रूल्स के ऊपर डिपेंड है, ठीक है गाइज। तो हम स्टार्ट करते हैं। गोल्डन रूल्स है क्या? बेसिकली हमने जो ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन की थी, ट्रेडिशनल क्लासिफिकेशन, हमने कहा था कि हम लेजर अकाउंट्स को डिवाइड करते हैं पर्सनल और इम्पर्सनल में। इम्पर्सनल को हमने फिर फर्दर डिवाइड किया था रियल अकाउंट्स और नॉमिनल अकाउंट्स में। अगर हम ब्रॉडली बात करें, ब्रॉडली स्पीकिंग, ओवरऑल हम ट्रेडिशनल अप्रोच में लेजर अकाउंट्स को इन 3 हेड्स में डिवाइड करते हैं। मैंने हालांकि पर्सनल अकाउंट के 3 सब हेड्स बताए थे, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, वो सारे इस पर्सनल अकाउंट में आते हैं, ठीक है। रियल अकाउंट में मैंने बोला था एसेट्स आते हैं, वो ये है, और नॉमिनल अकाउंट में मैंने बोला था एक्सपेंसेस वगैरह आते हैं, ठीक है। ब्रॉडली अगर हम डिवाइड करें तो हम ये 3 हेड्स बता सकते हैं, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। मैंने क्या कहा था गाइस, पर्सनल अकाउंट में एक तो इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं, आर्टिफिशियल पर्सन्स इन्वॉल्व होते हैं जिस तरह कंपनी, फर्म्स वगैरह होती है, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट होते हैं, वो अकाउंट्स जो बहुत सारे पर्सन्स को आगे जाके रिप्रेजेंट करते हैं। रियल अकाउंट में मैंने क्या कहा था गाइस, एसेट्स होते हैं इसमें, एसेट्स जिस तरह से कैश, फर्नीचर, बिल्डिंग, वो इसमें आते हैं। नॉमिनल अकाउंट में मैंने गाइस क्या कहा था, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स और गेन्स। मैंने डिफाइन भी किया था इन सारे टर्म्स को उस टाइम। चलिए, तो गोल्डन रूल्स है क्या? बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि जब आप अकाउंट्स मेंटेन करते हो, हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसके 2 साइड्स होते हैं। हम जो अकाउंट्स मेंटेन करते हैं उसके 2 साइड्स होते हैं। एक साइड का नाम हमने रखा होता है डेबिट साइड, दूसरे का नाम हमने रखा होता है क्रेडिट साइड। आप ऐसे समझ लीजिए, जिस पर्सन ने अभी अकाउंटिंग नहीं पढ़ी है, जो नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड के हैं, उनके लिए मैं आपको ये बात बताऊंगा कि जिस तरह से आप
मतलब ये ठीक नहीं है, मैं आपको एग्जाम्पल बता रहा हूँ समझाने के लिए, एग्जैक्ट यही नहीं होगा यहाँ पे। जिस तरह से आपने एक बुक बनाई है, आपने एक साइड में लिखा है रिसीव्ड साइड, मैंने क्या लिया है, दूसरे साइड में आपने लिखा है मैंने क्या दिया है। सपोज मैं कह रहा हूँ, मैं आपको एग्जाम्पल दे रहा हूँ ताकि आपको समझ आए, एग्जैक्ट डेबिट क्रेडिट में ये नहीं होना है। अब कोई पर्सन है, उससे आप क्या लेते हो, ये सपोज मिस्टर ए के लिए आपने बना रखा है। मिस्टर ए कोई पर्सन है, वो आपका कस्टमर है। आप जब उससे गुड्स उसको जब बेचते हो तो आपने क्या किया, रिसीव किया है या पे किया है, गिव किया है या टेक किया है, आपने दिए है ना इस टाइम गुड्स, आप यहां पे रिकॉर्ड करोगे। फिर उसने गुड्स लिया आपसे, आप यहां पे रिकॉर्ड करोगे, फिर गुड्स लिया, आप यहां पे रिकॉर्ड करोगे। लेकिन जब उसने आपको पेमेंट करी है तो आप रिसीव्ड साइड में रिकॉर्ड करोगे। फिर 2-4 दिन बाद और पेमेंट करिए, आप यहां पे फिर से गाइस रिकॉर्ड करोगे। बात समझ आ रही है? जिस तरह से सपोज मैं कह रहा हूं, अगर आप एक साइड का नाम रिसीट साइड रखोगे, दूसरे साइड का नाम पेमेंट साइड रखोगे, एक साइड का नाम आप गिव रखोगे, दूसरे साइड का नाम आप टेक रखोगे। आपने क्या लिया उनसे वो एक साइड में लिखोगे, आपने उनको क्या दिया वो एक साइड से लिखोगे। ठीक है, उसी तरह से गाइस, सेम उसी तरह जिस तरह अब यहां पे हम रिसीव्ड साइड पेमेंट साइड नहीं लिखते हैं, हम दो हेड्स का नाम डेबिट साइड और क्रेडिट साइड लिखते हैं। अब आप बताओगे सर ये डेबिट साइड और क्रेडिट साइड का मतलब क्या है? देखिए, पहले जो लैंग्वेजेस हुआ करती थी, जो पुरानी लैंग्वेजेस हुआ करती थी, उनमें दो टर्म्स यूज हुआ करते थे। एक का नाम था डेब्यूटर, डेब्यूटर एक का नाम था। दूसरी टर्म वहां पे यूज होती थी क्रेडर। ये दो टर्म्स यूज होती थी गाइस। अब डेब्यूटर उस पर्सन को कहते थे जिससे हमने कैश लेना है कल को, जो हमारे लिए एसेट है। और क्रेडर उस पर्सन को कहते थे जिसको हमने कैश पे करना है इन फ्यूचर। बात आई समझ? दैट मीन्स डेब्यूटर हमारे लिए एसेट बनता था, क्रेडर हमारे लिए लायबिलिटी बनती थी। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। अब इस डेब्यूटर से इन्होंने एक टर्म डिराइव करी, दैट इज डेबिटो। डेब्यूटर से टर्म एक डिराइव हुई, उसका नाम रखा गया डेबिटो। उसी तरह से क्रेडर से और एक टर्म डिराइव हुई, उसका नाम रखा इन्होंने क्रेडिटो। ठीक है, फिर जाके डेबिटो और क्रेडिटो भी खत्म हुआ, अभी इनका नाम जो है वो रह गया डेबिट और क्रेडिट। खाली डेबिट और क्रेडिट रह गया इनका नाम। पहले डेबिटो क्रेडिटो था, फिर डेबिट एंड क्रेडिट रहा। इनका आपको कोई पर्टिकुलर मीनिंग याद नहीं रखना है, ये मैंने बताया आपको कि ये वर्ड्स आए कहां से हैं। ठीक है, तो हमने इन चीजों से, इन वर्ड से, इन टर्म्स को डिराइव किया है। अभी हम एक साइड का नाम रखते हैं डेबिट, DBIT है, ये दूसरा टी नहीं है सॉरी, और क्रेडिट साइड। ये जो क्रेडिट साइड है, आप उस वाले क्रेडिट से कंफ्यूज ना हो जो हम लिखते हैं कि उधार, नो क्रेडिट। वो क्रेडिट अलग है, ये क्रेडिट अलग है। ठीक है, तो डेबिट को हम शॉर्ट में लिखते हैं, जो डेबिट साइड है इसे हम शॉर्ट में लिखते हैं DR, और क्रेडिट साइड को शॉर्ट में लिखते हैं CR। DR का मतलब होता है डेबिट, CR का मतलब होता है क्रेडिट। यहां तक गाइस क्लियर हुआ? ओके, तो होता क्या है, बेसिकली दो साइड्स होते हैं। एक साइड का नाम हमने रखा होता है डेबिट साइड, दूसरे का नाम हमने रखा होता है क्रेडिट साइड। अब अगर सपोज कोई पर्सन है, मिस्टर ए करके कोई पर्सन है। अब मिस्टर ए की जब हमने लेजर बनाई है, लेजर अकाउंट इसका बनाया है, तो इस लेजर अकाउंट को हम दो हिस्सों में डिवाइड करेंगे। एक साइड को, लेफ्ट साइड का नाम हम रखेंगे डेबिट साइड, और राइट साइड का नाम हम रखेंगे क्रेडिट साइड। इन द सेम वे, जब मैं कैश के लिए एक पेज रखूंगा लेजर अकाउंट, लेजर में एक लेजर अकाउंट बनाऊंगा, एक हेड रखूंगा इसके लिए, उसका नाम कैश लिखूंगा मैं, तो कैश के नीचे में कैश के लेजर अकाउंट को मैं दो हेड्स में डिवाइड करूंगा। लेफ्ट साइड का नाम रखूंगा डेबिट साइड, राइट साइड का नाम रखूंगा क्रेडिट साइड। उसी तरह से गाइज, जब मैं रेंट पे करता हूं, जब मैं सैलरी पे करता हूं, फर्नीचर है, मिस्टर ए है, बैंक अकाउंट है, जितने भी मुझे लेजर अकाउंट्स बनाने हैं, इन्हें हम टी शेप्ड लेजर अकाउंट्स कहते हैं। इनको टी शेप में बनाया जाता है, ऊपर हेडिंग लिखी जाती है ऐसे, ये टी जस्ट लाइक स्ट्रक्चर बनता है, ये डेबिट साइड बनता है, ये क्रेडिट साइड बनता है। ठीक है गाइस, यहां तक। तो इसी तरह से जितने भी लेजर अकाउंट्स हमने बनाने हैं, हर किसी लेजर अकाउंट का लेफ्ट साइड डेबिट साइड होगा, राइट साइड क्रेडिट साइड होगा। ठीक है गाइस, अब यहां पे रिसीव्ड साइड, पेमेंट साइड वगैरह नहीं लिखना है।
यहाँ पे हमने क्या लिखना है, लेफ्ट साइड डेबिट साइड एंड राइट साइड क्रेडिट साइड। अब क्वेश्चन अराइज होता है सर हम डेबिट साइड में क्या लिखें और क्रेडिट साइड में क्या लिखें। ये समझने के लिए हमें ये गोल्डन रूल्स पढ़ने पड़ेंगे। अगर हम मिस्टर ए का कोई अकाउंट बनाते हैं उसका भी डेबिट साइड क्रेडिट साइड है। अब मिस्टर ए के डेबिट साइड में क्या लिखेंगे, मिस्टर ए के क्रेडिट साइड में क्या लिखेंगे, इसीलिए हमें गाइस रूल्स पढ़ने पड़ते हैं। इनका नाम रखा गया है गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। ठीक है गाइस। अच्छा रूल्स क्या है, अब देखिए पहला जो हमने अकाउंट पढ़ा था वो पढ़ा था पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट नेम ऑफ पर्सन्स, अगर किसी पर्सन का नाम आएगा इसमें, इंडिविजुअल का नाम आएगा, मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिस ए, मिस सी, कुछ भी करके। अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम आएगा, रिलायंस लिमिटेड ऐसे करके, भारतीय एयरटेल लिमिटेड, ठीक है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, एबीसी कंपनी कोई भी होगी, ए लिमिटेड किसी कंपनी का नाम, लिमिटेड का नाम जिस कंपनी के लास्ट में लिमिटेड लिखा होगा उसका मतलब है ये पब्लिक लिमिटेड है, जिसके नीचे पीवीटी एलटीडी होगा वो प्राइवेट लिमिटेड है। आगे की क्लासेस में ये भी डिफाइन करेंगे। तो अगर पर्सनल अकाउंट कोई होगा, मिस्टर ए का अकाउंट अगर आपको बनाना होगा, आप डेबिट साइड में क्या लिखोगे, क्रेडिट साइड में क्या लिखोगे, इसके लिए ये आपको ये रूल याद रखना है। रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। ये तीन फॉर्मूलाज आपको टिप ऑफ द टंग याद रखनी है गाइस। डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब इसका मतलब क्या है, अगर आप किसी पर्सन से डील कर रहे हो, मिस्टर ए हमारा कस्टमर है सपोज, हम ना तो मिस्टर ए को ही खरीद सकते हैं ना हम मिस्टर ए को किसी को बेच सकते हैं। मिस्टर ए एक पर्सन है, हम गुड्स परचेज करते हैं इससे और गुड्स इसी पर्सन को सेल कर सकते हैं। हम मिस्टर ए से कैश ले सकते हैं, मिस्टर ए को कैश दे सकते हैं। बात समझ आ रही है। मिस्टर ए एक पर्सन है, एक इंडिविजुअल है, मिस्टर ए को खरीदा नहीं जा सकता है, लेकिन मिस्टर ए हमसे कोई चीज खरीद सकते हैं, हम मिस्टर ए से कोई चीज खरीद सकते हैं। तो अगर हमने मिस्टर ए को कुछ गुड्स सेल किए, गुड्स मुझसे दूर जा रहे हैं मिस्टर ए के पास, मिस्टर ए बना इन गुड्स का रिसीवर। अगर कल को मिस्टर ए मुझे कैश पेमेंट कर रहे हैं तो कैश मैं ले रहा हूं, लेकिन मिस्टर ए जो है इस टाइम कैश के गिवर बनते हैं। बात समझ आई। अब जो मैंने गिवर और रिसीवर बताया आपको, इसका मतलब ये नहीं है कि गिवर ऑफ कैश, कुछ भी दे ये गिवर बनते हैं। अगर इन्होंने कैश दिया ये बने गिवर ऑफ कैश, अगर इन्होंने गुड्स दिए गिवर ऑफ गुड्स, कहीं पे भी अगर इन्होंने कोई भी चीज मुझे पे करी है इन कैश और इन काइंड, कुछ भी इन्होंने दिया है, ये गिवर बनते हैं उस टाइम। और अगर इन्होंने कोई चीज रिसीव करी है, कैश गुड्स वगैरह कुछ भी रिसीव किया है, तो ये उस टाइम रिसीवर बनते हैं गाइस। बात समझ आई। तो पर्सनल अकाउंट में क्या आपको याद रखना है, अगर कोई भी पर्सन रिसीवर बनता है, वो चीजें लेता है, वो कैश लेता है, इस टाइम वो रिसीवर ऑफ दीज थिंग्स बनता है, तो उस टाइम हम कहेंगे मिस्टर ए का अकाउंट हम डेबिट करेंगे। डेबिट करने का मतलब क्या है, मिस्टर ए का जो लेजर अकाउंट बना होगा उसमें जो लेफ्ट साइड डेबिट साइड होगा, राइट साइड क्रेडिट साइड होगा, मिस्टर ए के लेफ्ट साइड, दैट मींस डेबिट साइड में इस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है गाइस, यहां तक। अभी जब हम लेजर करेंगे आपको उस टाइम प्रैक्टिकल समझ आएगा। अभी आप खाली फॉर्मूला याद रख लीजिए, खाली रूल याद रख लीजिए। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल लेता हूं। मिस्टर ए कोई पर्सन है, यहां पे देख लीजिए मैंने क्या लिखा, पेड टू ए। अगर ये कोई एक ट्रांजैक्शन है, पेड टू ए, मिस्टर ए कोई पर्सन है, मैंने कैश उठा के इसे दे दिया। अब मिस्टर ए इस टाइम पे रिसीवर ऑफ कैश बनता है या गिवर ऑफ कैश। मैंने क्या बोला, पेड टू ए, दैट मीन्स मैंने ए को कैश पे किया। ऑब्वियसली अगर मैं किसी बंदे को कैश दे रहा हूं, मैं दे रहा हूं, वो पर्सन तो रिसीवर ऑफ कैश बनाना, तो यहां पे मिस्टर ए बना रिसीवर ऑफ कैश। हमने क्या बोला फॉर्मूला में, डेबिट द रिसीवर। जब कभी भी कोई भी पर्सन रिसीवर बनेगा उसे क्या करना है गाइस, उसे हमने डेबिट करना है, तो इसलिए हम मिस्टर ए का अकाउंट डेबिट करेंगे। तो हम क्या बोलेंगे, मिस्टर ए का अकाउंट यहां पे डेबिट। बस इतना आप याद रख लीजिए। अभी उसी तरह से इन द सेम वे अगर मैं कहूं रिसीव्ड कैश फ्रॉम मिस्टर ए या एक्स लिमिटेड,
कोई एक्स लिमिटेड ऑर्गेनाइजेशन है, अगर मैं एक्स लिमिटेड किसी कंपनी से कुछ कैश ले रहा हूं तो कंपनी गिवर बनी या रिसीवर? ऑब्वियसली अगर मैं कैश ले रहा हूं किसी कंपनी से तो कोई कंपनी जिससे मैं कैश ले रहा हूं वो तो दे रही है ना, वो गिवर बनी। रूल क्या हमने पढ़ा? डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। वो जब भी कोई ऑर्गेनाइजेशन कोई इंडिविजुअल गिवर बनती है तो उसका अकाउंट क्या करना है? हमने क्रेडिट। हमने कुछ नहीं लिखना है, हमने लिखना है एक्स वाई जेड जो भी इसका नाम होगा लिमिटेड क्रेडिट। आगे मैं बताऊंगा रूल क्या है इसका। आपका एमसीक्यू एग्जाम है, आपको फॉर्मेट वगैरह याद नहीं रखना है, कैसे लिखना है नरेशन वगैरह, फिर भी मैं आपको आगे लेक्चर्स में आपको दिखाऊंगा फॉर्मेट कैसे बनाया जाता है, बट आपको नॉर्मली रूल याद रखना है। आपके एग्जाम में आपको फॉर्मेट बताने को नहीं आएगा, आपके वहां पे ये आएगा अगर किसी पर्सन को हमने कैश दिया है, किसी से कैश लिया है, किसी को गुड्स दिए हैं, किसी से गुड्स लिए, तो जिस पर्सन को हम कैश दे रहे हैं या जिस पर्सन से हम कैश ले रहे हैं, क्या ये पर्सन डेबिट होगा या क्रेडिट होगा? आप बताइए कौन सा अकाउंट डेबिट होगा, कौन सा क्रेडिट होगा? बस ये आपके एग्जाम में होगा। ठीक है गाइस, यहां तक ओके। तो फिर मैंने बताया था उसके बाद जो दूसरा अकाउंट होता है वो क्या है? दैट इज रियल अकाउंट। पहला मैंने बताया था पर्सनल अकाउंट, दूसरा मैंने क्या बोला? रियल अकाउंट। और रियल अकाउंट में क्या एग्जिस्ट होते हैं? रियल अकाउंट में क्या मतलब इंक्लूड होते हैं? एसेट्स, सारे एसेट्स, करंट एसेट्स, फिक्स्ड एसेट्स, जितने भी होते हैं, टेंजेबल इंटेंजेबल सारे होते हैं। अब देख लीजिए, पर्सनल अकाउंट में मैंने बोला था कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल है, किसी इंडिविजुअल से मैं चीज परचेज करता हूं, किसी इंडिविजुअल को मैं कोई चीज या कैश देता हूं। लेकिन अगर अब कोई एसेट होगा, फर्नीचर होगा, क्या मैं फर्नीचर से कह सकता हूं मुझे आप कोई चीज दे दीजिए या मुझसे ये चीज ले लीजिए? नहीं, मैं फर्नीचर को ही परचेज करता हूं, मैं फर्नीचर को ही सेल करता हूं। मैं कैश देता हूं या कैश लेता हूं। तो अगर मुझे फर्नीचर का अकाउंट बनाना होगा, अगर मुझे कैश का अकाउंट बनाना होगा, मशीनरी का अकाउंट बनाना होगा, बिल्डिंग का अकाउंट बनाना होगा, लैंड का अकाउंट बनाना होगा, जितने भी एसेट्स होते हैं हमारे पास, अगर हमें इन चीज़ों का अकाउंट बनाना है, पहले हमें याद रखना है ये किस कैटेगरी में आते हैं? रियल अकाउंट में फॉल होते हैं। ठीक है, अब इसमें फॉर्मूला हमने क्या याद रखनी है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। इसका मतलब क्या है? जो चीज, जो एसेट मेरी तरफ आ रही है मैं उस एसेट को डेबिट करूंगा, जो चीज, जो एसेट मुझसे दूर जा रही है मैं उसे क्रेडिट करूंगा। आप बोलोगे एग्जाम्पल, सपोज मैं फर्नीचर परचेज कर रहा हूं किसी पर्सन से। फर्नीचर एक एसेट है, ये किसी पर्सन का नाम तो नहीं है ना, ये एक एसेट है। अगर ये एसेट है तो रियल अकाउंट में फॉल होगा। अब अगर मैं फर्नीचर परचेज कर रहा हूं तो क्या परचेज करने के टाइम फर्नीचर मेरी तरफ आ रहा है या मुझसे दूर जा रहा है? ऑब्वियसली जब मैं परचेज कर रहा हूं फर्नीचर मेरी तरफ आ रहा है, तो हम क्या कहेंगे? हमने क्या लिखा है यहां पे? डेबिट व्हाट कम्स इन। तो हमने याद रखना है फर्नीचर अकाउंट डेबिट। बस इतना आप अभी याद रख लीजिए, आगे वाली क्लासेस में आपको फॉर्मेट वगैरह सारा दिखाऊंगा। अभी आप खाली रूल याद रख लीजिए, डेबिट क्या करना है, क्रेडिट क्या करना है। अगर मैं फर्नीचर परचेज कर रहा हूं, उसके बदले में यहां से मैं क्या दे रहा हूं? ऑब्वियसली मैं कैश पे कर रहा हूं। ठीक है, तो फर्नीचर भी एक एसेट है, कैश भी एसेट है, दोनों रियल अकाउंट के अंडर फॉल होते हैं। अगर फर्नीचर में परचेज कर रहा हूं, ये कम्स इन है, मैंने रूल लिखा है डेबिट व्हाट कम्स इन। फर्नीचर भी कम्स इन है, इसलिए फर्नीचर का अकाउंट मुझे डेबिट करना है। इसके बदले कैश में यहां से पे कर रहा हूं, बीइंग एन एसेट, जब मैं कैश पे कर रहा हूं, कैश कम्स इन है या कैश गोज आउट है? गाइस ऑब्वियसली कैश जब मैं पे करूंगा तो कैश मुझसे दूर जा रहा है, तो इट गोज आउट। हमने क्या याद रखना है? डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। जो चीज हमसे दूर जा रही है, जो एसेट हमसे दूर जा रही है, उस एसेट को हमने क्या करना है? क्रेडिट। तो हम क्या करेंगे? कैश अकाउंट क्रेडिट। बस इतना याद रखना है आपने। आई होप आपको समझ आ रहा है। थोड़ा सा टिपिकल है, अगर आपको एक बार देखने से समझ नहीं आता, आप दूसरी बार इस वीडियो को देख लीजिए, आपको क्लियर समझ आ जाएगा। कोई भी क्वेश्चन होगा, कहीं पे कोई प्रॉब्लम होगी तो आप कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, फिर मैं दूसरे जो भी लेक्चर्स होंगे उनमें उन क्वेश्चंस को टेक ओवर करूंगा। ठीक है, ओके। चलिए, उसके बाद और एक अकाउंट आता है, दैट इज नॉमिनल अकाउंट। हमने कहा था नॉमिनल अकाउंट में एक्सपेंसेस, इनकम्स, लॉसेस, गेन्स, ये सब चीजें आते हैं।
अब एक्सपेंस क्या होता है, लॉस क्या होता है, इनकम गेन क्या होते हैं, वो मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन अच्छे से किया है, आप पहले देख लीजिए उसको, ठीक है। तो अब हमने क्या याद रखना है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जब भी कहीं एक्सपेंस की बात आए, कहीं लॉस की बात आए, आप डेबिट कर दीजिए। क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स, अगर इनकम की बात आए, अगर गेन की बात आए, आप उसको क्रेडिट कर दीजिए। आप लोगों को लग रहा होगा कि ये जो नॉमिनल अकाउंट है ना, ये पर्सनल और रियल के जैसा उल्टा ऐसा दिख रहा है कि अपोजिट चल रहा है उनके, बट गाइस फॉर्मूला ऐसे ही है, आपने रूल ऐसे ही याद रखना है। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे तब आपको समझ आएगा अच्छे से, अभी आप खाली रूल याद रख लीजिए। तो देखिए मैंने क्या कहा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर मैं कहीं भी कोई खर्चा करता हूं, खर्चा कैसे होगा, मैंने बिल्डिंग किसी की रेंट पे ले रखी है, अब जब मैं रेंट की बात कर रहा हूं, ये रेंट मेरे लिए खर्चा है, तो मैं कहूंगा रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। इसी तरह से मेरे अंदर जितने भी एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, जो भी मेरे अंडर एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, तो उन एम्प्लॉयज की जब मैं सैलरी पे करता हूं, ये सैलरी मेरे लिए एक्सपेंसेस है। मैंने क्या कहा, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मैं कहूंगा सैलरी अकाउंट डेबिट करना है, ठीक है गाइज। इसी तरह से जब मैंने बैंक से लोन लिया है, बैंक से लोन लिया है, वो मेरे लिए लायबिलिटी है, लेकिन उस बैंक लोन पे जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, वो मेरे लिए एक्सपेंस है। रूल है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो मैं कहूंगा इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट। क्लियर गाइस यहां तक? ओके। अब और एक बात सुन लीजिए, अगर अब मेरी ही बिल्डिंग है, मैंने इस बिल्डिंग को रेंट पे दिया है, अब मैं टेनेंट से रेंट रिसीव कर रहा हूं, अब ये रेंट मेरे लिए एक्सपेंस है कि इनकम है? अब तो इनकम है ना, तो हमने क्या याद रखना है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। वेरी गुड गाइस। जब रेंट रिसीव्ड की बात आए तो हमने करना है रेंट रिसीव्ड अकाउंट जो है, इसे डेबिट नहीं करना है, क्रेडिट करना है। अगर हम रेंट पे कर रहे होते तो वो एक्सपेंस थी, उसे डेबिट करना था, लेकिन अभी हम रेंट रिसीव कर रहे हैं, ये हमारे लिए गाइस इनकम है, इसे हम क्रेडिट करेंगे। इन द सेम वे, जब मैंने बैंक से लोन लिया, उस पर मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूं, ये मेरे लिए एक्सपेंस है, लेकिन अगर मेरा कैश बैंक में पड़ा हुआ है, मैंने कैश डिपॉजिट किया है बैंक में, चाहे सेविंग अकाउंट में रखा है, सेविंग्स अकाउंट में फिक्स्ड डिपॉजिट कर रखा है, उस पे अगर मैं इंटरेस्ट कमा रहा हूं, ये मेरे लिए गाइस एक्सपेंस है या इनकम? ऑब्वियसली एक्सपेंस है। हमने क्या याद रखा है नॉमिनल अकाउंट में, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। अगर ये इनकम है तो इसे क्या करना है, क्रेडिट। अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस होगा उसे डेबिट करना है, अगर इंटरेस्ट अर्नड या रिसीव्ड होगा उसे क्या करना है गाइस, उसे क्रेडिट करना है। हम लिखेंगे इंटरेस्ट रिसीव्ड या अर्नड अकाउंट, क्या लिखेंगे गाइस, क्रेडिट करेंगे। बस इतना आपको याद रखना है। अगर फिर से कंफ्यूजन हो रहा है आपको, आप फिर से ये वाले पॉइंट्स दोबारा वीडियो रिवाइंड कर दीजिए, नए से देख लीजिए, आपको दोबारा देखने से आई होप क्लियर हो जाएगा। थोड़ा सा गाइस टिपिकल है ये, आप समझ लीजिए। ओके चलिए, ये मैंने बताया था अगर आपने ओल्ड क्लासिफिकेशन याद रखी है। अच्छा, अगर आपने ओल्ड क्लासिफिकेशन याद नहीं रखी है, अगर आपने न्यू क्लासिफिकेशन याद रखी है, तो क्या करेंगे, कोई बात नहीं। न्यू या मॉडर्न क्लासिफिकेशन जिसे कहते हैं, उसमें हमने क्या याद रखा था, उसमें हमने बोला था जो हमारे पास लेजर अकाउंट्स होते हैं उनको हम पर्सनल, रियल, नॉमिनल में कैटेगराइज नहीं करेंगे, उनको हम डिवाइड करेंगे 5 हेड्स में, एसेट्स, लायबिलिटीज, कैपिटल, कैपिटल के बाद रेवेन्यू और उसके बाद एक्सपेंस। ये हमने बताया था, ये हेड उसमें आते हैं। ओके, तो अगर आपने लेजर अकाउंट्स को मॉडर्न अप्रोच के हिसाब से डिवाइड किया है, क्लासिफाई किया है, तो आपके पास ये हेड्स आएंगे, एसेट्स, एक्सपेंसेस, कैपिटल, लायबिलिटीज एंड रेवेन्यू। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला याद रखनी है, अगर एक्सपेंस होगा या एसेट होगा या एक्सपेंस होगा, इनके लिए ये फॉर्मूला है। अगर कैपिटल, लायबिलिटी या रेवेन्यू होगा, इनके लिए ये फॉर्मूला है। ठीक है गाइस, आपको 2 फॉर्मूला याद रखने हैं, एसेट और एक्सपेंस के लिए एक फॉर्मूला है, कैपिटल, लायबिलिटीज और रेवेन्यू के लिए और एक फॉर्मूला है। 2 फॉर्मूला आपको याद रखने हैं।
अब कोई बंदा कहता है सर क्या मुझे दोनों फार्मूला याद रखने हैं, ट्रेडिशनल वाले भी मॉडर्न वाले भी? कोई ज़रूरी नहीं है। आपको एग्ज़ाम में ये नहीं बताया जाएगा कि आप ट्रेडिशनल के हिसाब से क्लासीफाई करो या मॉडर्न के हिसाब से, वो नहीं बताया जाएगा। जब आप डेबिट क्रेडिट करते हो, जब आप एंट्रीज पास करते हो, तो आपको जैसे अच्छा लगे आपको एंट्री पास करनी है। आपको ये आना चाहिए कि ये वाला अकाउंट डेबिट होना है कि क्रेडिट होना है। फिर आप ओल्ड क्लासिफिकेशन या ट्रेडिशनल अप्रोच यूज़ कर लो या मॉडर्न अप्रोच यूज़ कर लो, वो इशू नहीं है। तो है क्या फार्मूला इसमें? अगर एक्सपेंस या एसेट होगा, डेबिट द इंक्रीज क्रेडिट द डिक्रीज। अब इसका मतलब क्या है? अब समझ लीजिए आपके पास अभी 10,000 कैश पड़ा है। हम किसी पर्सन के पास जाते हैं, हम उससे कहते हैं हमें कैश कुछ चाहिए। अब उनसे हम कैश लेते हैं। ये कैश हमारे लिए एसेट है। क्या हमारा कैश जो 10,000 था इससे पहले, अब हमने और 20,000 इनसे लिए, क्या हमारा कैश इंक्रीज हुआ या हमारा कैश डिक्रीज हुआ? ऑब्वियसली हमारा कैश इंक्रीज हुआ ना। तो हमने क्या याद रखना है? अगर कभी भी चाहे एक्सपेंस चाहे एसेट हमारा इंक्रीज होगा तो हमें डेबिट करना है। दैट मीन्स हम कहेंगे कैश अकाउंट डेबिट। हमारे पास 10 लाख की मशीनरी थी, हम और 5 लाख की मशीन परचेज कर रहे हैं। क्या हमारे पास जितनी मशीनरी थी वो इंक्रीज हुई कि डिक्रीज? इंक्रीज हुई 5 लाख की ऑब्वियसली। तो 5 लाख की मशीनरी इंक्रीज हुई। मशीनरी है क्या? एसेट है। तो अगर ये एसेट है, फार्मूला याद रखनी है डेबिट द इंक्रीज। तो जब इंक्रीज होगा हमने मशीनरी अकाउंट डेबिट करना है। बस इतना याद रखना है। अच्छा, अब अगर हम सब इसी मशीनरी को सेल करें, हमारी पुरानी मशीनरी ओल्ड टेक्नोलॉजी की थी, अब नई टेक्नोलॉजी बेस्ड मशीन आई है, हम कह रहे हैं कि पुरानी मशीन को बेच के अब नई मशीन लाएंगे। अब बता दीजिए, हमारे पास 10 लाख की मशीन थी, हमने 4 लाख की मशीन उसमें से सेल कर ली है। तो अब मशीनरी जितनी मेरे पास टोटल थी वो इंक्रीज हुई कि डिक्रीज? डिक्रीज हुई ना। तो हम कहेंगे कितने की मशीनरी डिक्रीज हुई? 4 लाख की। क्रेडिट द डिक्रीज, हम कहेंगे मशीनरी अकाउंट क्रेडिट। बस ये याद रखना है। ठीक है गाइस। उसी तरह से अगर हमारे एक्सपेंसेस जो होते हैं, हमने अभी तक 12 लाख की सैलरी पे की थी, अब हम और 1 लाख सैलरी इस महीने पे कर रहे हैं, तो हमारी सैलरी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज? जो हमारे ऊपर एक्सपेंसेस थे इंक्रीज हुए ना। तो हमने क्या करना है? डेबिट द इंक्रीज, सैलरी अकाउंट डेबिट। अभी तक हमने 10,000 रेंट पे किए थे, अब और 5,000 हमने पे किए। इंक्रीज एक्सपेंस हुए कि डिक्रीज? इंक्रीज हुए ना। तो इसे हम डेबिट करेंगे। बात समझ आ रही है? अब आप बोलोगे सर एक्सपेंस डिक्रीज कैसे होते हैं? एक्सपेंस डिक्रीज ऐसे होता है, मैंने किसी को रेंट पे करी, आप समझ लीजिए 5 मिनट के लिए मैंने 10,000 रेंट पे की, 1 या 2 महीने के लिए मैंने रेंट पे की थी। अब उन्होंने बोला कि अब हम 1 महीने के लिए आपको देंगे, या मैंने न्यूज़पेपर वाले से बात करी थी, आप मेरा ऐड दे दीजिए 1 महीने के लिए। सपोज उनने चार्ज किया 30,000, 10 दिन 15 दिन उन्होंने मेरा ऐड दिया, तो वो मुझे वापस कर रहे हैं। मैंने लिखा था एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 30,000, अब उन्होंने 15,000 वापस कर दिए। बोला कि हमारे पास अभी स्पेस नहीं है, अगली बार दे दीजिए, बस हमें 15 दिन की जो ऐड उन्होंने दे रखी थी बस उतने की पेमेंट लेनी है। अब मैंने चूंकि लिखा था एक्सपेंसेस 30,000, वो तो कम हुए ना, तो अब मैं करूंगा एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस क्रेडिट। अगर कंफ्यूजन हो रहा है कोई इशू नहीं है, आगे की क्लास में अच्छे से जब हम प्रैक्टिकल करेंगे एक्सप्लेन होगा। इन द सेम वे अगर कैपिटल होगी, लायबिलिटी होगी या रेवेन्यू होगी, उनमें क्या फार्मूला है? इसका अपोजिट। यहां पे था डेबिट द इंक्रीज, यहां पे आपको याद रखना है डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। अब वो कैसे हैं? आप ये समझ लीजिए कि एक ओनर बिजनेस में इन्वेस्ट करता है, उसे ही कैपिटल कहते हैं। इसने अभी तक 10 लाख इन्वेस्ट किए थे, अब ये और 5 लाख इन्वेस्ट कर रहा है। तो बिजनेस की कैपिटल इंक्रीज हुई कि डिक्रीज? इंक्रीज हुई ना ऑब्वियसली। तो हमने क्या याद रखना है? डेबिट द डिक्रीज क्रेडिट द इंक्रीज। हमने लिखना है कैपिटल अकाउंट क्रेडिट, ऐसे करके। उसी तरह से हमने बैंक से लोन लिया है, लोन हमारे लिए लायबिलिटी है। लायबिलिटी इंक्रीज हुई कि डिक्रीज हुई? इंक्रीज हुई, तो हम कहेंगे क्रेडिट द इंक्रीज, बैंक लोन अकाउंट क्रेडिट। अच्छा, अगर हम बैंक का लोन रीपे करें, हमने 4 लाख लोन लिए थे, 2 लाख हम रीपे कर रहे हैं, वापस पे कर रहे हैं, तो हमारी लायबिलिटी बैंक लोन की जो थी वो इंक्रीज हुई कि डिक्रीज? डिक्रीज हुई ऑब्वियसली। तो हमने क्या याद रखना है? डेबिट द
डिक्रीज, यहां पे अगर डिक्रीज हो रही है हमने क्या करना है, डेबिट करना है, बैंक लोन अकाउंट डेबिट। क्लियर गाइस यहां तक। इन द सेम वे अगर हम रेवेन्यू ले रहे हैं, कहीं पे कुछ कमा रहे हैं, तो अगर रेवेन्यू हमारा इंक्रीज होता है डेबिट है, अगर रेवेन्यू हमारा डिक्रीज हो रहा है क्रेडिट है। सॉरी, अगर रेवेन्यू हमारा इंक्रीज हो रहा है तो क्रेडिट है, रेवेन्यू हमारा डिक्रीज हो रहा है तो डेबिट है। आप बोलोगे कैसे, मैंने गुड्स सेल किए, ये मेरा रेवेन्यू है, 10 लाख के गुड्स मैंने सेल किए, तो रेवेन्यू मेरा बढ़ा ना, तो मैं करूंगा सेल्स अकाउंट क्रेडिट। अब उसमें से कोई बंदा है वो कह रहा है आपने मुझे 1 लाख के गुड्स बेचे थे, उसमें से 20,000 के गुड्स जो है ना उनमें कुछ प्रॉब्लम है, डिफेक्ट है, आप वापस ले लीजिए। मेरी इनकम इंक्रीज हुई कि डिक्रीज, अब डिक्रीज हुई ना, अब सेल्स रिटर्न बना यहां पे, वो हम डेबिट करेंगे। ठीक है गाइस, यहां तक कोई कंफ्यूजन। अब फिर से मैं रेकमेंड करता हूं आप दूसरी बार इस वीडियो को रिवाइंड करके आप मतलब नए से देख लीजिए, आपको ये क्लियर हो जाएगा फिर अच्छे से। आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और हाँ, एक चीज़ इंपॉर्टेंट है, अगर आप आगे और वीडियोस चाहते हो तो लाइक कर लीजिए वीडियो को, कमेंट कर लीजिए इस पे, और अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप शेयर कर लीजिए। ठीक है गाइज, चलिए ओके, थैंक्स अ लॉट। Well, it is hard time for all of us. Due to coronavirus, we have break the situation as earlier it was. But time never stopped for anyone. But it doesn't mean that we should go out and prepare for all the competitive exam. We can utilize this time by doing self-study and taking help of Aspire Ada YouTube channel. To start with, you need to prepare a proper schedule for all the subject, and without going out, you should complete all the syllabus by yourself. And when the critical situation will end, here you are. Hooray! You are ready for all the competitive exam. Utilize this time until it go. Aspire Ada Institute, best institute in Jammu for all the competitive exams. We care for you. Stay home.